है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हम यूरिया का एक कट्टा लेकर आए बेटा, कितने किलो का? मान लिया 50 किलो का था। कितने किलो का था? 50 किलो का। ठीक है, अब एक बात बताओ, 50 किलो का है, अब इसके साथ एक कट्टा और लेकर आ गए, वो भी 50 किलो का, तो टोटल हमने कह दिया कितना हो गया बेटा? 100 किलो हो गया। अब इसके अंदर नाइट्रोजन कितना हमारे पास है ये बताओ? 46% हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि 50 किलो है, इसमें 46% है, इसके अंदर भी 46% है, यही बात कही। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 100 kg। इसके अंदर भी कितना होगा? डबल मत कर देना, ठीक है, डबल नहीं होगा। 100 जो टोटल हुआ उसमें भी 46% ही होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है कि एक रुमाल सूखने में 10 मिनट लेता है, तो 10 रुमालों को सूखने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, 100 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? वही चीज यहाँ पर है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? न्यू है ना, फिर ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, मेरे पास 100 किलो यूरिया है, उसके अंदर से 46% नाइट्रोजन मिलेगा, इसका मतलब 46% को मैं 46 किलोग्राम भी कह सकता हूँ, है ना? तो मेरे पास नाइट्रोजन कितने किलो है? 46 किलो। तो 100 किलो में से मेरे पास 46 किलो तो क्या हो गया? नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी बचा हुआ मेरे पास कितना हुआ? 54 किलोग्राम। वो क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है ना। आप 100 किलो यूरिया लेकर आए, उसमें नाइट्रोजन कितना है? 46 किलो। बच कितना गया? 54 किलो। वो क्या है? सूक्ष्म जीव आ गए। चलो, उसी की बात हमें करनी है बेटा, है ना? वही चीज हमें समझनी है कि ये बाकी क्या चीजें होती है। ठीक है, चलिए, तो जब भी हम कोई फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो फर्टिलाइजर बनाते समय हम पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट नहीं बनाते। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आप दवाई लेकर आते हैं, मान लो कि तुम लेकर आए पैरासीटामोल, ठीक है, जुकाम हो गया, पैरासीटामोल ले आए, उसके अंदर कभी तुमने देखा हो तो उसमें लिखा होता है 200 mg, 500 mg, 700 mg। हाँ, उसका मतलब क्या होता है बेटा कि 1 ग्राम की जो मात्रा है उसके अंदर जो केमिकल तुम लेकर आए वो है कितना। ठीक है, जैसे 700 mg की बात करोगे तो 1 ग्राम में से 700 मिलीग्राम क्या है? पैरासीटामोल है। बाकी बचा हुआ 300 ग्राम क्या है? वो क्या है? यही हमारे लिए सोचने वाली बात, और उसी का आंसर हमारे पास है कि जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उस समय पर हमें कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाने में काम आती है। टोटल कितनी चीजें बेटा? 4 चीजें। कितनी है? 4 चीजें। ठीक है, पहला तो हमारे पास क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लायर, मतलब हम कह सकते हैं पोषक तत्व वाला भाग। कौन सा भाग बेटा? पोषक तत्व वाला भाग, मतलब उसके अंदर कितना पोषक तत्व है। तो अगर हम यूरिया के 100 किलो की बात करें तो उसके अंदर 46 kg तो क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो ये हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लायर क्या हुआ? ये आ गया समझ में? ठीक है, अब बाकी बचा हुआ हमारे पास कितना है बेटा? 54%। क्या बच गया? ये 54%, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, कौन कौन सी है एक बार बात कर ले इसके अंदर। पहली जो है बेटा वो कौन सी है? कंडीशनर। कौन सी है? कंडीशनर लगाते हो ना बालों में, ठीक है, तो ये कंडीशनर है। कंडीशनर क्यों लगाया जाता है? तुम्हें नहीं पता होगा, रहने दो। तो ये लेडीज को पता होता है कंडीशनर क्यों लगाया जाता है। सिल्की करने के लिए। गलत आंसर। इसलिए लगाया जाता है ताकि कंडीशनर जो है वो बालों पर फैलता है, उन्हें स्मूथ बनाता है, जिससे क्या होता है कि वो आपस में उलझते नहीं हैं। ठीक है, यही कारण होता है, इसीलिए कंडीशनर लगाते हैं। यहाँ पर भी वही काम है। अरे सुन लो, अच्छा नहीं लगा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल दूं? चलो,
तो कंडीशनर जो है बेटा हमारे पास, इसका काम हमें याद रखना है। बात कर ले इसके अंदर, पहला हमारे पास जो बना वो कौन सा था हमारे पास, पोषक तत्व। कौन सा बना, पोषक तत्व, जिससे हमें पोषक तत्व मिल रहा है। दूसरी हमने बात करी कौन सा है बेटा, कंडीशनर। कौन सा है, कंडीशनर। कंडीशनर का काम क्या होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। कंडीशनर जो है बेटा ये क्या करता है कि हमारा जो भी पूरा का पूरा उर्वरक है उसको फैलाने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, फैलाने में, ठीक है। जैसे मान लिया आपने छिड़काव किया यूरिया का, ठीक है, छिड़काव करोगे तो पौधे पर गिरेगा, ओके। अब पौधे पर वो एक जगह बूंद के रूप में ही रह गया तो क्या फायदा है, क्या नहीं, नुकसान और हो जाएगा, क्योंकि यूरिया एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। एक जगह पे रहा तो वो उस जगह की कोशिकाओं को जला देगा, ठीक है। तो हमें वहां जरूरत क्या है कि हमारा जो भी उर्वरक है वो क्या करे, हमारे पौधे की सतह पर फैल जाए, यही चीज है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है बेटा, कंडीशनर करता है। तो कंडीशनर का काम क्या हो गया, उर्वरक को सतह पर फैलाना। क्या काम हो गया इसका, उर्वरक को सतह पर फैलाना, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे इसको, स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। यह उर्वरक को क्या करता है, किसी भी सतह पर फैलाता है, चाहे आप जमीन की बात करो चाहे पौधे की बात करो, ठीक है। जिस जगह पर भी आप इसको अप्लाई करोगे उस जगह फैलाने का काम कौन करता है, कंडीशनर, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतना सा याद रखना है। दूसरा, अब कंडीशनर के रूप में हम क्या क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है बेटा। एक तो हम क्या उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट। क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसे करेगा, कपड़े नहीं धोने हैं, पौधे नहीं धोते हैं अपने कपड़े, ठीक है। यहां पर क्या काम करता है, आपने एक फिनोमिनन देखा होगा कभी कि कभी साबुन नीचे गिर गया तो उस जगह से पानी जो है वो दूर हो जाता है, देखा है कभी ऐसे, जगह बुलबुले बनते हैं, झाग बन रहा है साबुन का, उस जगह से भी पानी थोड़ा दूर हो जाता है। कारण क्या है उसका कि ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मतलब पानी को दूर करते हैं। तो हमारा जो भी जल वाला भाग है फर्टिलाइजर के अंदर, अगर उसमें आपने डिटर्जेंट डाल दिया तो क्या होगा, वो टूटकर बिखर जाएगा, तो फैलेगा या नहीं फैलेगा, फैलेगा ना। तो कंडीशनर के रूप में हम किसको यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा और बात करें और किसको उपयोग कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है बेटा एक एग्जांपल याद रखना है, वो क्या है, पीट। क्या याद रखना है, पीट, ठीक है, या कोयला जो हम कह सकते हैं, ठीक है। कोयला भी ऐसा ही है, आप कोयले को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी सोख लेगा क्या, नहीं, तैरता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, पानी को बिखेरने में मदद करता है। तो ये क्या करेंगे, उसको फैलाएंगे। ये काम कौन करेगा, कंडीशनर। दो एग्जांपल याद रखने बेटा, एक है पीट और एक कौन सा है, डिटर्जेंट। ये दो ही याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें तो तीसरा हमारे पास जो है सॉइल भी हम ऐड कर सकते हैं, मृदा कह सकते हैं। तो मृदा भी जो है इसका काम करती है। समझ में तो आ गया कंडीशनर क्या है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, उर्वरक का वह भाग जो उसे फैलाने में मदद करता है, कौन सा आएगा, कंडीशनर। कर सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरी हम बात करें बेटा, तीसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है, न्यूट्रलाइजर। कौन सा है बेटा, न्यूट्रलाइजर। या हम इसको कह सकते हैं उदासीन भाग, ठीक है। आपने जितने भी फर्टिलाइजर हम पढ़ेंगे आगे, प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो हम देखेंगे कि कुछ उर्वरक जो है वो उदासीन होते हैं, बाकी ज्यादातर या तो एसिडिक होंगे या फिर क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है, या तो अम्लीय या फिर क्षारीय होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अब अगर हम उनको सीधा प्लांट पर उनको अप्लाई करें तो पौधे को नुकसान होगा या फायदा, नुकसान ही होगा। क्षार होगा तो भी नुकसान है, और अगर अम्ल होगा तो भी नुकसान है। तो हम वहां पर क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या, न्यूट्रलाइजर। क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रलाइजर। वो क्या करता है, हमारा जो भी फर्टिलाइजर है उसका पीएच उदासीनता की तरफ ले जाता है,
ताकि जब भी उसको प्लांट पर अप्लाई किया और फिर वो पौधे पर नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो एक उदासीन भाग इसके अंदर ऐड किया जाता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं किसका बेटा, डोलोमाइट का। किसका यूज करते हैं, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो किसका मिनरल है, ओके, दो का है, याद रखना। एक हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम, एक कौन सा है, मैग्नीशियम। मस्कोवाइट किसका है, डोलोमाइट है, ऐसे मस्कोवाइट भी तो है ना, किसका है वो, मैग्नीशियम का है मेन। ठीक है, डोलोमाइट जो है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। इसके अलावा हम बात करें क्या ऐड करते हैं, चूना ऐड करते हैं। क्या करते हैं, चूना या फिर लाइम। इससे क्या मिलता है, कैल्शियम। ठीक है, तो इसलिए चूना खाना चाहिए कि नहीं सर, हम तो खा खा के बड़े हुए हैं चूना ही। अरे वो वाला नहीं, वो चौक वाला, चौक खाई नहीं खाई है, बहुत सारी खाई है, तो वो वाला चूना। मैं उस चूने की बात नहीं कर रहा, आप बढ़ते खाया ना, बस वो। चलो लास्ट बात कर ले बेटा, हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, फोर्थ फिलर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, फिलर। ठीक है, अब ये फिलर क्या चीज होती है उसको समझ लो। फिलर जो है वो एक ऐसा भाग है जिससे क्या होता है, उर्वरक का वजन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जिससे उर्वरक का वजन बढ़ाया जाता है। कि सर उर्वरक का वजन क्यों बढ़ाएंगे, उससे क्या मतलब है, तो एक छोटी सी एक एग्जांपल लेकर समझ ले। मान लिया 1 हेक्टेयर का खेत है, कितना है बेटा, चलो वो छोड़ो, ये अपनी क्लासरूम है, वो एक खेत है। तुम सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे हो और तुम्हें उर्वरक देना है। ठीक है, और मैंने जब टेस्टिंग करवाई सॉइल की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 100 ग्राम उर्वरक देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं कैसे दूंगा, थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा ना। 100 ग्राम है, वहां तक पहुंचेगा तब तक यही खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, पानी में उसको घोल दिया। कितने पानी में, 100 लीटर में। ठीक है, और फिर स्प्रे कर दिया। सब तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। तो ये जो हमारा काम किया बेटा, वो कौन कर रहा है, फिलर कर रहा है। कौन कर रहा है, फिलर। समझ में आया। अगर उर्वरक की मात्रा कम है, मान लो किसी के अंदर FIM है, जैसे हम बात करें एक सिंपल सा एग्जांपल, FIM में कितना नाइट्रोजन है बेटा, मतलब 1 टन FIM दोगे तो उससे 50 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। 1 टन FIM से 1000 किलो से 50 किलो नाइट्रोजन मिलती है। अब उस 50 किलो नाइट्रोजन को पूरे खेत में देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या कर रहा है, फिलर का काम कर रहा है, ताकि वो सारा का सारा जो नाइट्रोजन थोड़ा सा है वो पूरे खेत में बराबर बराबर मिल जाए। ठीक है, तो उससे उसका क्या बढ़ रहा है, वजन ही तो बढ़ रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिलर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले बेटा, एक क्या है इसके अंदर, रेत। ठीक है, कई उर्वरक हैं जिनको हम रेत में मिलाकर फिर देते हैं, जैसे पाउडर की फॉर्म में। अगर आपको इतना सा पाउडर दे दिया जाए और कहे कि ये पूरे खेत में छांटना है तो कैसे करोगे, तो हमने कहा कि उसको हम रेत में मिक्स कर देंगे और फिर 100 किलो रेत में मिक्स किया, उसके बाद पूरे खेत में छांट दो। ठीक है, दूसरा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर रेत की जगह मृदा या सॉइल। और इसके अलावा बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा एक कौन सा, तारकोल। कौन सा है, तारकोल। चारकोल नहीं है, तारकोल है। तारकोल क्या है, ये हमारे लिए एक लिक्विड है जो ऑयल से बनता है। किससे बनता है, तारकोल देखा हुआ ना, वो रोड बनाते हैं, वो काला सा मटेरियल जो है लिक्विड वाला, वो तारकोल है। ठीक है, तो ये तारकोल क्या है बेटा, ऑयल से बना हुआ है, पेट्रोलियम से। तो ऐसे उर्वरक जो पानी में नहीं घुलते उनको किस में घोला जाता है, तारकोल में। ठीक है, या इसके अलावा आप जल भी ले सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 4 चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर जो है वो कंप्लीट होता है।
पर जब इनको हम मिक्स करते हैं उस टाइम पर सही मात्रा में मिक्स करना भी तो जरूरी है। आपने फिलर ज्यादा ऐड कर दिया और मान लिया पोषक तत्व कम हो गया तो उसकी वजह से आप पर केस हो सकता है, हाँ केस हो सकता है, ठीक है। और वो केस कौन करता है? कृषि विभाग के कार्मिक, हम ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो भी फर्टिलाइजर बनते हैं बेटा उन सब की क्या होती है? इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि फर्टिलाइजर है वो सही है या नहीं है, तो वो सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजते हैं। और अगर वो सैंपल फेल हो गया, मान लो उसने बनाया यूरिया, उस पर लिखा हुआ है बैग पर 46% नाइट्रोजन और वह नाइट्रोजन 40% ही आया, तो ऐसी कंपनीज जो है उनके खिलाफ केस करना पड़ता है कि आपने किसानों को बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब जॉब में आ जाओगे तब आपको पता पड़ेगी, ये इतनी छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये जब बाहर निकलते हैं तब पता पड़ता है। उसके लिए हमको 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, ठीक है। इतना दूर दूर जाकर कंपनीज के जो भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर चेकिंग करनी पड़ती है कि सही प्रोसेसिंग से बन रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट सही मात्रा में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। ऐसा नहीं कि बना दिया और बेच दिया, ऐसा नहीं चलता है। एक बार जब मैं जोबनेर था, हाँ वो कहानी जो थी छोटी सी, जोबनेर था उस टाइम पर क्या हुआ कि एक हमें एनालिसिस करना था। जो आपका पौधा जो होता है ना, जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी प्लांट है उस प्लांट में भी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा जो है वो बतानी पड़ती है कि कितनी है, ठीक है। तो वो ppm के अंदर या परसेंटेज में जैसे भी है आपको वहाँ पर बतानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पौधे का जो भी पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाए और क्या बच जाए, सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किसकी बात करी, फिलर की, तो सारा फिलर हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ न्यूट्रिएंट बचेगा। तो फिर हम उसको आराम से जो भी आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर जो भी मेथड है उससे हम उसको पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक एसिड बनाया जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उसके बारे में, ट्राई एसिड, नाम सुना है क्या? एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है ट्राई एसिड, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एसिड माना जाता है ना। उसके अंदर सोना, चांदी, दूसरी चीजें भी उसके अंदर घुल जाती हैं। वो इतना, इवन आपकी जो बोन्स है, हड्डियां भी उसके अंदर घुल जाती है, इतना शक्तिशाली माना जाता है। उसको अपन बोलते हैं ट्राई एसिड। लेकिन उसकी एक खास बात है कि उसके लिए बिल्कुल सही रेशो के अंदर, बिल्कुल सही अनुपात में आपको H2SO4, ठीक है, दूसरा आप यूज करते हैं, यहाँ पर लिख भी दे, उसको काम आएगा वो शायद आपके कहीं ना कहीं। एक तो होता है HClO4, एक होता है H2SO4 और एक होता है HNO3, ठीक है। ये तीन एसिड जो है ये बिल्कुल सही मात्रा में ऐड करने पड़ते हैं, तब आपको क्या मिलता है, ट्राई एसिड मिलता है। क्या मिलता है? ट्राई एसिड। तो ऐसे ही हम भी लैब के अंदर काम कर रहे थे, बड़ी उत्सुकता थी कि पहली बार प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो हम देखेंगे कितना % होता है, क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो उसी उत्सुकता में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, गड़बड़ क्या हुई वो सुनो। तीनों एसिड मिलाने थे। अब इनकी सबसे बड़ी बात कि ये सारे एसिड जो यूज करते हैं वो होने चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। कैसे? मतलब आपने गलती से इस पर हाथ रख दिया तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। इतने कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो 100% आपके जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन आती है उस पर यूज करना है। अब HClO4 जो है वो भी एक बीकर में डाल दिया, फिर उसके बाद HNO3 वो भी बीकर में डाल दिया, उसी के अंदर मिक्स कर दिया। लास्ट में ऐड करना होता था H2SO4 क्योंकि ये ज्वलनशील है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है, नहीं तो वहीं आग लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी सावधानी से इसको ऐड कर दिया, ठीक है, एक बीकर के अंदर। और सर ने कहा कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बना लो, तो हमने हमारे लिए छोड़कर 10 लोगों के लिए बनाया, तो वो इतना बड़ा बीकर भर गया। अब जैसे उसमें H2SO4 ऐड करा और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड हुए होंगे, ऐड करके बीकर दूसरे साइड में रखे और ये जो पूरा मिक्सचर था ये बॉयल होने लगा।
ये अपने आप उबलने लगा, उबलता है ना पानी जैसे, इसका कलर भी नहीं होता, बिल्कुल कलरलेस होता, उबलने लगा और उस बीकर से फ्यूम्स निकलने लगी, ठीक है, और उसका जो कलर है वो ब्राउन हो गया। कलरलेस होना चाहिए था, कोई कलर नहीं होता, पर वो ब्राउन कलर हो गया और फिर उसमें से धुआं निकलने लगा, वो भी ब्राउन कलर का, और वो भी इतना खतरनाक कि पास में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कारण क्या था कि उससे जो गैस निकल रही थी वो H2SO4 डालने से निकल रही थी SO2 के साथ साथ मिक्स हुआ था HNO3, तो इससे NO3 भी मिल रही थी। तो वो गैस जो है वो पॉइजनस होती है, मतलब अपने लिए हानिकारक है, कोरोसिव है, मतलब आपके लंग्स में चली गई तो लंग्स खराब कर सकती है, ठीक है। तो उसमें तो सांस भी नहीं ली जा सकती। अब ऐसा माहौल हो गया और वो लेबोरेटरी में, और वहाँ पर सिर्फ हम 2 जने, एक मैं और एक मेरा दोस्त, बस दोनों, और वहाँ पर धुआं चल रहा है, आग लग रही है। आग तो नहीं लगी थी, मतलब धुआं उठ रहा था और वो उबल रहा था अपने आप ही। ऐसा लगभग 5 मिनट चला। तो डिपार्टमेंट में पास में क्लास चल रही थी, जो BSc के बच्चे थे, तो वो धुआं धीरे धीरे वहाँ भी पहुँच गया। तो वो सारे बच्चे, पूरी क्लास खांसने लगी, सारे के सारे खांसने लग गए, इधर उधर भागने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। और हम दोनों बिल्कुल चुपचाप साइड में खड़े कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस यही बात थी। और उसके बाद टीचर आ गए कि हुआ क्या, ये ऐसा क्या हो रहा है। सब डिपार्टमेंट से बाहर भाग गए, कोई नहीं था। फिर हमसे पूछे क्या हुआ, पता नहीं सर, हम तो बाहर खड़े थे, जबकि वो काम हमारा ही था। फिर सर ने कहा कि इसके लिए तो गैस मास्क लाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। और हमें डर ये था कि वो बीकर के अंदर तीनों एसिड थे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, मगर अगर गलती से वो फूट गया तो पूरी लेबोरेटरी गई, अब क्या होगा। पर बहुत अच्छी बात थी कि वो बीकर फूटा नहीं, बस वो उबलता रहा, करीब 2 घंटे तक उबला। तब तक आसपास के 2-3 डिपार्टमेंट खाली हो गए, सब चले गए। फिर उसके बाद वापस अगले दिन फिर हम वापस गए, तो वापस उसी जगह पड़ा हुआ था, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, और वो तब तक भी गर्म था अगले दिन तक। फिर हमने उसको कपड़े से पूरा कवर करके और फिर उसको उठाया, और फिर उसके बाद उसको हम बाहर मिट्टी पे गिरा के आ गए कि अभी ये काम का नहीं है, ये तो ख़राब हो गया, इससे तो कुछ और ही हो गया, तो इसको गिरा देते हैं। तो मिट्टी में जहाँ पर गिराया वहाँ की पूरी मिट्टी वाइट हो गई, मतलब वो इतना खतरनाक जो चीज़ थी वो बन गई। फिर मेरे माइंड में एक ही बात है, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब ट्राई एसिड ऐसे ही बनता है तो फिर ऐसी क्या गलती हुई कि ऐसा हो गया। फिर मैंने मेरे मित्र से पूछा, मैंने कहा भाई तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे कहा था HClO4 लेकर आना, परक्लोरिक एसिड। उसने कहा हाँ मैं लेकर आया। मैंने कहा H2SO4 कि वो भी ले आया, HNO3 कि वो भी ले आया। मैंने कहाँ रखे कि वहीं रखे तीनों। मैंने कहा ठीक है। चेक किया तो HNO3 बराबर था, H2SO4 ये भी बराबर था, बस ये HClO4 जो था ना, इसमें ये 4 O कम पड़ गए, वो HCl उठा ले आया और इतना बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो गया। तो हो सकता है, इसीलिए जब भी एसिड्स आप यूज़ करेंगे उस टाइम पर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। कई बार एसिड्स जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, ठीक है। इनको पिपेटिंग करनी पड़ती है। पिपेटिंग पता है किसी को? इनको मुंह से खींचना पड़ता है, वो सुना है, और कई बार वो मुंह के अंदर ही आ जाता है, फिर बड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, ऐसा लगता है नींबू खा लिया हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ी सावधानी से इनका यूज़ करना चाहिए। तो जब फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है, ये कहानी किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइज़र से। जब फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, जब इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, तो उस टाइम पर भी
बहुत ही सावधानी से इनका जो मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है। इवन अगर आप जिस जगह पर एसएसपी बनता है उस जगह पर आप जाएंगे तो उसके लिए बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, और वो भी 1000 लीटर्स के, मतलब हजारों लीटर के ड्रम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। उनके पास आप खड़े नहीं रह सकते, मीन्स इतना ज़्यादा उनसे फ्यूम्स आती है, इतना ज़्यादा आपके सांस में तकलीफ होने लग जाती है इवन, ठीक है। तो इनको अगर सही मात्रा में मिक्स नहीं करें तो कंपोजिशन सही नहीं होगा, और उस टाइम पर हमारा फर्टिलाइजर जो बन रहा है वो फर्टिलाइजर की जगह कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ऐसी तुम गड़बड़ी नहीं करो, ठीक है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, लेकिन तुम नहीं करो तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। कहने को तो मजाक वाली बात है, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा लिखा नहीं क्या हो? अच्छा ये लिख लो एक बार, हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया ना बेटा, ठीक है। तुम्हारे भी ऐसे कोई दोस्त है क्या? है ऐसे दोस्त? तो उनका साथ छोड़ देना। अच्छा यही है क्या? अच्छा, तुम में से 12th में परसेंटेज सबसे कम किसकी है? 12th में सबसे कम परसेंटेज किसकी है तुम में से? अच्छा, सब प्रमोट हो गए तुम। चलो 10th में किसकी सबसे कम थी? चलो 33% किसकी थी? नहीं थी। अच्छा 40%, 45%, 50%, 60, हाँ अब आए, ठीक है। चलो 60% मिनिमम है। चलिए, तो एक छोटी सी बात है, वो बात है एक ऐसे इंसान की जिसके 12th में परसेंटेज महज 49 थे। कितने थे? मतलब 50 भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, कलेक्टर है। क्या है? हाँ कोई बात नहीं, तो तू भी कलेक्टर बनेगा, कोई बात नहीं। बात इतनी सी है कि एक 12th का लड़का जो 49% लेकर आया, वो भी क्या बना हुआ है आज? कलेक्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कलेक्टर। एक और दूसरा स्टूडेंट जो कि 12th में फेल हो गया था, क्या हो गया था? उसने वापस दोबारा 12th पढ़ी, तब भी उसके 50-55 के आसपास ही परसेंटेज बने। वो आज एक आईपीएस है। क्या है? ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में है और वो एसपी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो तुम में से कोई ऐसे बच्चे शायद नहीं हो, पर अगर कुछ मेरे जैसे हो महानुभव जिनके परसेंटेज नहीं थे, तो उनके लिए है कि ये कोई मायने नहीं रखेगा इस टाइम पर कि तुम्हारे 12th में क्या ग्रेड थी या 10th में क्या परसेंटेज थे। उसकी वजह से खुद को कमज़ोर कभी मत मानना, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। आप यहाँ पर बैठे हो तो आप सभी बिल्कुल एक तरह से बराबर हो। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक कोई तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम आगे हो तुम पीछे हो, ठीक है। चाहे तुम्हारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर एग्ज़ाम देते टाइम, आपका टेस्ट देते टाइम आपकी रैंक कितनी भी पीछे हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मैंने ये भी देखा है कि लास्ट रैंकर जो है वो अपनी कोचिंग में लास्ट रैंकर था, और जब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में उसकी 2nd रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी हुई है और वो तुम्हारे ही बीच में होती है, ठीक है, अपने ही बीच में होती है ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए कोई रैंक पीछे आती हो, कोई परसेंटेज कम हो, तो उसकी वजह से इतना सा भी तुम्हें घबराना या इतना सा भी डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मस्त रहो अच्छे से। बस ये ध्यान रखो कि मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। उस एग्ज़ाम के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, ये तुम्हारा एक तरह से प्रण होना चाहिए, वो तुम्हें अपने अंदर सोचना पड़ेगा, ठीक है। कई चीज़ें हैं, कई क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे क्लास में चलते फिरते ही तैयार हुए हैं, वो ध्यान रखने होंगे। कई जो चीज़ें हैं मैंने बताई कि यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, वो तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। साइंटिफिक नेम से आएगा, फिक्स है, वो सारे याद होने चाहिए। इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, वो तुम्हें पता होने चाहिए सारे।
चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे आपके राजस्थान के हो, स्टेट के हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन हमेशा प्लांट न्यूट्रिएंट से आता है, मतलब आता ही है, फिक्स से आएगा, ठीक है। आपके पोषक तत्व कंप्लीट हो, आपके हॉर्टिकल्चर में भी दे सकता है उस पोर्शन को, और एग्रोनॉमी में भी दे सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, या सॉइल साइंस में पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा बचा हुआ पार्ट आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चाहे कितनी भी मस्ती से पढ़ो लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, फिक्स है, कंफर्म है। इसके अलावा बचा हुआ आपका जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में से क्वेश्चन आना ही है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में से भी आएगा, एग्रो की पढ़ोगे उसमें से भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा जो आपके हमेशा आने ही हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा हमारे पास अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो एटलीस्ट अपने ये टॉपिक्स तो कंप्लीट होने चाहिए, और चीज़ इतनी सी करना कि आप पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। आपको उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लगता हो कि सर रिवाइज भी कर लिया, अब मैं पता कैसे करूं कि मुझे आता है या नहीं आता, सबसे बेस्ट आपके पास इलाज है पुराने आपके पेपर्स, पुराने पेपर्स जो भी है, ज्यादा पुराने भी नहीं निकालने, ऐसे नहीं तुम 1980 का पेपर निकालने बैठ जाओ, ठीक है। आपको निकालने ज्यादा से ज्यादा 10 साल के पुराने पेपर्स, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है क्या? हाँ, तो आपको 2011-2012 का पेपर लेना है, जो जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, उस टाइम का पेपर उठाकर देख लेना कि उस टाइम से लेकर अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं और किस तरह से पूछे हुए हैं। आपको उसमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्रॉप से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स पर क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं तो कि मैं तो जेट की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जेट का ही पेपर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको आईसीआर का पेपर भी सॉल्व करना है, बीएचयू का पेपर भी सॉल्व करना है। इसके साथ साथ जो आपके आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, आरएसएम एसएसबी करवाती है, आपके जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम है वो भी 12th बेस पे ही होता है, तो वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें पता हो। उसमें भी तो 3 चीजें ही आती है आपकी, एग्रो, हॉर्टी और एनिमल साइंस, है ना, वही तुम्हारे कोर्स में है। तो ये 4 पेपर तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक पेपर लेके तुम बैठे, उसके अंदर मान लिया 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमने देख लिया 40 तो एग्रीकल्चर के आगे, एग्रो के आगे, 30 हॉर्टी के, 30 एनिमल के, मान लेते हैं, एक डिवीजन अपन ने करा। आप पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं करना है। उससे हम और ज़्यादा डिप्रेस होंगे, उससे हमें और ज़्यादा टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन में से हमें 50 भी नहीं आएंगे। होगा, मेरे साथ तो कई बार ऐसा 100 में 10 भी नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन मैं 100 क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूँ? मैंने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो अटेम्प्ट करूँ ना मैं। तो मैंने इंस्टीट्यूट्स पढ़े तो मैं सारे पेपर्स में जो इंस्टीट्यूट पूछे वो लिख लूँ, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मेरे इंस्टीट्यूट कंप्लीट। अगर मैंने न्यूट्रिएंट पढ़ लिया तो मैं सारे पेपर्स में से न्यूट्रिएंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने जो सुबह आपसे कहा कि आपको पूरे दिन में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर सकते हो करो, तो वो आपके टॉपिक के हिसाब से। आपने आज टॉपिक रिवाइज करा, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, तो आपको पता लग जाएगा पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो उस टॉपिक से आए हैं, ठीक है। दूसरा फायदा, आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, ओके। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन कहाँ से आता है ना। आप अगर सोचते हो कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको ये पता लग जाता है, या फिर एक सिक्स सेंस होता है कि हाँ इस टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कहाँ से आता है? वो यहीं से है। उन्होंने वो सारे पेपर्स स्टडी किए होते हैं जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। उनको सारी चीज़ें पता है, 2012 में क्या क्वेश्चन आए, 2013 में क्या आए हैं, कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो उसी के आधार पर आपको बताया जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप भी वो चीज़ करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम भी कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा रिवीजन करके और अपने पेपर्स जो है वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। पेपर्स है तुम्हारे पास या नहीं है? नहीं है, चलो तो उसके लिए बात करते हैं सर से कि आपको जो भी पेपर्स है वो पेपर्स अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, हाँ उपलब्ध कराया जाए, ठीक है।
तो आपके जो भी पिछले 10 साल के पेपर्स है, चाहे जेट के, ICR के, BHU के, वो पेपर्स आपको अवेलेबल कराया जाए और उसे सॉल्व करने की आदत डालो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस साल भी आएंगे, कोई अलग तो आएंगे नहीं बेटा, है ना, अलग आएंगे क्या, वही आने हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो पेपर्स अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। जो खुद को नाकारा, निठल्ला और नालायक समझते हो वो नहीं समझोगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठोगे और कॉन्फिडेंस अच्छा है तो पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। अब तो फर्टिलाइजर के अंदर बात करें बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पर, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक मजाक मस्ती चल रही थी पर अब कॉन्सेप्चुअल चीज आ गई है, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा, एसिड इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसको, एसिड इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम कहते हैं अम्लीय तुल्यांक। क्या कहते हैं बेटा इसको, अम्लीय तुल्यांक कहते हैं शायद इसको ना, अम्लीय तुल्यांक नहीं, अम्लीय तुल्यांक, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, अम्लीय तुल्यांक कहेंगे, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड इक्विवेलेंट। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लो। अब अपन यहाँ पर एसिड इक्विवेलेंट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बाद में बेसिक इक्विवेलेंट भी आएगा। जब अम्लीय तुल्यांक कह रहे हैं तो मतलब कोई क्षारीय तुल्यांक भी तो होगा ना, और नहीं मानते हो तो इसकी अगली स्लाइड क्षारीय तुल्यांक ही है, ठीक है। ये बेसिक इक्विवेलेंट आ गया क्षारीय तुल्यांक, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के तुल्यांक है। तोलने का मतलब क्या होता है, वजन करना। आप वजन कैसे करते हो, तोल के, ठीक है। एक तरफ तो सब्जी रखी और दूसरी तरफ, हाँ बिल्कुल सही, क्या रखा, बाट रखा। बाट का मतलब एक वजन रखा है। अगर आपसे कहा जाएगा 1 किलो सब्जी लेकर आओ, तो आपको सब्जी वाला क्या करेगा, 1 किलो का बाट एक तरफ रखेगा और फिर सब्जी तोलेगा। इसका मतलब कि जब यहाँ पर हम तुलना की बात कर रहे हैं, तुल्यांक की बात कर रहे हैं, तो ये हम कहीं पर भी किसी के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे अम्लीयता और क्षारीयता की। समझ में आ गई बात, ठीक है, इतना समझ में आ गया तुल्यांक से। तो हम यहाँ पर जब अम्लीय तुल्यांक की बात करते हैं बेटा, तो पहली चीज याद क्या रखनी है कि अम्लीय तुल्यांक किसके लिए उपयोग किया जाता है, अम्लीय उर्वरकों के लिए। किसके लिए किया जाता है बेटा, अम्लीय उर्वरकों के लिए उपयोग किया जाता है। और क्षारीय तुल्यांक किसके लिए किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, वो क्षारीय उर्वरकों के लिए किया जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे कि आपने कोई भी उर्वरक है वो मृदा में कितना डाला बेटा, 100 किलोग्राम। कितना डाला, 100 किलोग्राम। मान लो यूरिया ही है, ठीक है, यूरिया आपने कितना डाला, 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम यूरिया आपने मृदा में उपयोग किया, तो इसकी वजह से अम्लीय उर्वरक है तो वहां पर अम्ल बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे, मतलब वहां पर एसिड बनेंगे, ठीक है। अब ये एसिड हमने मान लिया बेटा कितना बना, 83 किलोग्राम। कितना बना, 83 किलोग्राम, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं 83 नहीं, हम इसको मान लेते हैं 63 किलोग्राम मान लिया। कितना मान लिया हमने, 63 किलोग्राम, ठीक है। अब ये तो इसका एसिड बन गया। कोई क्षारीय उर्वरक होगा, बेसिक फर्टिलाइजर होगा, तो उससे क्षार बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या आती है कि ये इतना एसिड बन गया, तो ये तो एक्स्ट्रा एसिड बना ना सॉइल में, इससे सॉइल को नुकसान होगा नहीं होगा, होगा, कंफर्म है। अगर एक्स्ट्रा क्षार बन गया, बेस बन गया, तब भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको सही करने के लिए बेटा हम किसका उपयोग करते हैं, CaCO3 का। किसका करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हमने उपयोग करा इसका सॉइल में, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना देना पड़ा, 83 kg। कितना देना पड़ा, या फिर 80 kg, मान लो 80 kg देना पड़ा, ठीक है। तो 100 किलोग्राम यूरिया से जितना भी अम्ल बना, कितना भी बना वो हमें नहीं पता, कितना बना वो जान लेंगे, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए
बैलेंस करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना देना पड़ा बेटा? 80 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो 80 किलोग्राम है ये क्या कहलाएगा? हमारा एसिड इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट इसमें? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कोई सा भी उर्वरक आपने यूज करा, उससे जितना भी एसिड बना या जितना भी बेस बना, ठीक है, उसको वापस से कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना उपयोग करना पड़ेगा, उसको हम उसका एसिड इक्विवेलेंट या बेसिक इक्विवेलेंट कह देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख भी लेते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी अम्लीय उर्वरक द्वारा उत्पन्न अम्ल को उदासीन करने हेतु, किसके लिए बेटा? उदासीन करने हेतु किसकी आवश्यकता होगी बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका अम्लीय तुल्यांक कहेंगे। और क्षारीय तुल्यांक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षारीय उर्वरक द्वारा उत्पन्न क्षार को उदासीन करने हेतु कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। ठीक है, जिप्सम नहीं लेंगे बेटा, जिप्सम नहीं लिया जाएगा। हाँ बेटा, क्षार के लिए अम्लीय उर्वरक कैसा है? उर्वरक की बात नहीं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो, उसके अंदर दो चीजें हैं, इसको समझो। कैल्शियम क्या है? Ca+, CO3 क्या है? माइनस। तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक लवण है, तो ये क्या करता है? चाहे क्षार हो चाहे अम्ल हो, दोनों को किधर लेकर आता है? उदासीनता की तरफ लेकर आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसी का यूज कर रहे हैं। इसको जिप्सम से रिप्लेस मत करना, जिप्सम नहीं आएगा। कैल्शियम सल्फेट है, उसका भी यूज किया जाता है, उसको हम कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट कहते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिप्सम इक्विवेलेंट कहा जाता है उसको, वो आप सॉइल में पढ़ेंगे रिक्लेमेशन में। जब आप क्षारीय मृदा का उपचार और अम्लीय मृदा का उपचार पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर वो आएगा कॉन्सेप्ट, वो अलग है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या है बेटा? कि वो क्या करता है? उदासीनता की तरफ लेकर आता है। किसको? चाहे अम्लीय पीएच हो चाहे क्षारीय पीएच हो। ठीक है, तो अम्लीय उर्वरक द्वारा उत्पन्न अम्ल को उदासीन करने के लिए जितनी भी मात्रा चाहिए होगी उसको क्या कह दिया? अम्लीय तुल्यांक। और क्षारीय उर्वरक से जो क्षार मिला उसको उदासीन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो क्षारीय तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी 100 किलोग्राम उर्वरक आपने उपयोग करा, ठीक है, उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसका अम्लीय तुल्यांक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये तो डेफिनेशन है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल सिंपल सा कि कैल्शियम कार्बोनेट की वह मात्रा जो अम्ल को उदासीन करने हेतु चाहिए होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहेंगे? अम्लीय तुल्यांक। इससे ज्यादा नहीं बनता। मेन जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो यहां से बनता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ये दे रखा है, अब यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कैसे होते हैं वो समझ लो। बात करें एनहाइड्रस अमोनिया की, किसकी बात करें बेटा? एनहाइड्रस अमोनिया की। एनहाइड्रस को क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया ही कहते हैं ना। ठीक है, निर्जलीकरण या तरल अमोनिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार लिख देते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या करें बेटा? एनहाइड्रस अमोनिया, या फिर आप इसको तरल अमोनिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस अमोनिया जब आपने 100 किलोग्राम उपयोग करा तो कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा देनी पड़ी? 146 किलो। कितनी देनी पड़ी? 146 किलो दे दिया। दूसरी हम बात करें किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। किसकी बात करें? ये जब आपने 100 किलोग्राम दिया, उससे जितना भी अम्ल मिला, उस अम्ल को उदासीन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना देना पड़ा बेटा? 128 किलो। ठीक है, तीसरी बात करें अमोनियम सल्फेट की, तो इसके लिए कितना देना पड़ा? 110। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो कितना दिया? 93। और यूरिया की बात करें तो कितना दिया? 80 किलो दिया।
ये समझ में आया? आपने 100 किलोग्राम इन सबका यूज करा, उससे जितना भी अम्ल मिला उस अम्ल को उदासीन करने के लिए ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इतना आपको देना पड़ा, तब जाके वो एसिड है वो कैसा हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ। समझ में आ गई बात? चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। इन पांचों में से सबसे ज्यादा अम्लीय उर्वरक कौन सा होगा? कितने लोग कहते हैं एनहाइड्रस अमोनिया होगा? ठीक है, कितने लोग कहते हैं यूरिया होगा? और कोई ऑप्शन आएगा नहीं, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा होगा? यूरिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है बेटा? एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, क्यों है वो समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं और वहां पर बहुत सिंपल सा हमारा आंसर है। हमने क्या कहा कि जब हमने उर्वरक का कितना उपयोग करा बेटा? 100 किलोग्राम। कितना करा? ठीक है, चलो दोनों का हम उपयोग करके देख लेते हैं। एक तो एनहाइड्रस अमोनिया और एक कौन सा? यूरिया। दोनों जब हमने 100 किलोग्राम कहां पर यूज किए? सॉइल में। उससे क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, एसिड बनेगा ना। ठीक है, उस बने हुए एसिड को वापस से उदासीन करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या कहलाई? अम्लीय तुल्यांक, है ना। तो हमने एनहाइड्रस अमोनिया के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करा? 146। और यूरिया के लिए कितना करा? तो ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज करा? मतलब इससे जो एसिड बना वो एसिड क्या था? ज्यादा था। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? बस आंसर आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा फर्टिलाइजर होता है? एनहाइड्रस अमोनिया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भी किसमें मिलती है? एनहाइड्रस अमोनिया में मिलती है। ठीक है, और ऐसी कौन सी गैस है जिसको तरल रूप में उपयोग किया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे कम यूरिया हुआ, उससे ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, उससे ज्यादा अमोनियम सल्फेट, फिर अमोनियम क्लोराइड और फिर अमोनिया एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, इनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस यहां पर देख ले बेटा। सबसे पहले क्या आएगा? एम। क्या आएगा? ठीक है, ओ सॉरी एम क्या? डबल ए। उससे कम कौन है बेटा? AC। उससे कम कौन है? AS। उससे कम कौन है? AN। और उससे कम कौन है? U। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनहाइड्रस अमोनिया, फिर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। आपसे कभी भी पूछ ले सबसे ज्यादा निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय है, मान लिया आपको एनहाइड्रस अमोनिया दिए ही नहीं, तो क्या जाएगा आंसर? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर हम इसको लिख ले कि हमारे पास कौन कौन से जो उर्वरक है वो उपस्थित है। तो सबसे पहले एनहाइड्रस अमोनिया, फिर क्लोराइड, फिर सल्फेट, फिर नाइट्रेट और फिर यूरिया। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस जो है पता होना चाहिए। एनहाइड्रस अमोनिया का कितना है बेटा? ठीक है, इसको लिख ले 146। AC का कितना है? 128। AS का कितना है? AN का कितना है? और U का कितना है? 80। ये हमें पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम बात कर ले। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो है उसमें पूछा हुआ है AC के बारे में कि इसका अम्लीय तुल्यांक कितना होता है? कितना है? 128। ICR की बात करें तो PG के लेवल पर AS का पूछा हुआ है, कितना है? 110 है। फिर बात करें आपके ICR की, आपके लेवल की, उसमें यूरिया का पूछा हुआ है, कितना है? 80 है। ठीक है, जेड की बात करें तो क्वेश्चन भी इसमें भी पूछा हुआ है बेटा कि 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? आंसर क्या गया? ठीक है, AC गया था, एनहाइड्रस अमोनिया वहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, आपसे हो सकता है इस बार पूछ ले कि सबसे कम अम्लीय तुल्यांक किसका होगा? तो यूरिया का होगा। कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं, समझ में आ गया? चलिए लिख लो इसको। हाँ बेटा, DAP का तो कम है, 63 या कुछ ऐसा है, वो हम नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब यहां से एक और अच्छी चीज समझ में आती है।
अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो कौन सी, यहां पर 5 नाम लिखे हैं, एनहाइड्रस, अमोनिया, ठीक है, फिर अमोनियम, फिर अमोनियम, फिर अमोनियम। तो अमोनियम उर्वरक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बस आ गया आंसर। ठीक है, आपसे पूछ ले निम्न में से अम्लीय उर्वरक है तो हमें क्या ढूंढना है? अमोनियम ढूंढना है। ठीक है, या फिर यूरिया दे रखा हो तो यूरिया। आ गया आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें अब कनेक्टेड है। अब कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए समझ के चलना। दूसरी बात करें बेटा, अगला हमारा जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बेसिक इक्विवेलेंट का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्षारीय तुल्यांक। क्या कहेंगे? क्षारीय तुल्यांक कह देंगे। अब क्षारीय तुल्यांक किसके लिए उपयोग होगा बेटा? बेसिक फर्टिलाइजर्स के लिए, या हम कहेंगे जो भी हमारे क्षारीय उर्वरक हैं उनके लिए क्या होगा? उपयोगी होगा। अब इसको हम अगर डिफाइन करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने अम्लीय तुल्यांक किया बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है उसकी बेटा? कि जो भी अम्लीय उर्वरक है उसके द्वारा उत्पन्न अम्ल को उदासीन करने हेतु कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे इसको? जो भी हमारे क्या है? क्षारीय उर्वरक है, ठीक है, उनके 100 किलोग्राम, किसकी बात करेंगे? उनके 100 किलोग्राम द्वारा उत्पन्न क्षार को क्या करना है बेटा? उदासीन करना है। ठीक है, उसके लिए उपयोग होने वाली किसकी मात्रा? कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। ठीक है, यहां पर हम इसको कंफ्यूज किससे करते हैं वो देख लो। अभी बात आई गई थी उसके अंदर CaSO4.2H2O की। ठीक है, ये क्या है बेटा? जिप्सम है। ठीक है, इसको जिप्सम इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, सॉइल में कॉन्सेप्ट आएगा। जिप्सम को कौन सी मृदाओं में उपयोग किया जाता है? क्षारीय मृदाओं के लिए। किस लिए करते हैं बेटा? उदासीनता की तरफ लाने के लिए, ताकि जो भी वहां पर उसका एक्स्ट्रा जो बेस है वो बेस क्या हो सके? कम हो सके, और उसका पीएच जो 8.5 से ज्यादा है वो पीएच कहां पर आ जाए? 7 पर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो जिप्सम के लिए यूज किया जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम रिक्वायरमेंट कहा जाता है, इसका नाम है। ये कॉन्सेप्ट है, सॉइल में आएगा कि 1 हेक्टेयर के अंदर जब आपका पीएच जो है वो 8.5 से 1 पॉइंट भी ज्यादा है या कितना पीएच है, उसको वापस उदासीनता पर लाने के लिए जिप्सम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आएगा, उसके अंदर आप पढ़ेंगे, उस टाइम देखना। ठीक है, यहां पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है, जिप्सम से कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर भी वही चीज है कि हमारे पास उर्वरक है और उनका हमें क्षार तुल्यांक जो है वो याद रखना है। सबसे पहली बात करें बेटा, कौन सा है? कैल्शियम साइनामाइड। कौन सा है? तो उसके लिए कितना चाहिए? 63 kg। ठीक है, दूसरी बात करें कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। कितना है इसका? 29 है, 29। ये इंग्लिश मतलब हिंदी में लिख तो लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कोई नहीं, इंग्लिश में लिख, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यूँ समझने में कोई दिक्कत हो? ठीक है, चलिए फिर बात करें बेटा, सोडियम के बाद कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम नाइट्रेट का भी कितना है बेटा? 29। नेक्स्ट बात करें, कौन आ गया? DCP। कौन आया बेटा? DCP कौन है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो उसका कितना है बेटा? 25। हाँ बेटा, दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। हाँ दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। इसकी प्रकृति